नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका नेशनल कैरियर एकेडमी के। हम क्वांटम संख्याओं की बात कर रहे थे। दो क्वांटम संख्या हमने पढ़ी थी, मुख्य क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम दिगंशी क्वांटम संख्या। अब हम चुंबकीय क्वांटम तीसरी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बात करेंगे। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एम से लिखते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से लिखते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज की थी दो वैज्ञानिक थे, लिंडे एवं जीमान। चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज की थी लिंडे एवं जीमान ने। चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है ये निर्भर करता है दिगंशी क्वांटम संख्या के मान पर। दिगंशी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एल से लिखते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निर्भर करता है दिगंशी क्वांटम संख्या के मान पर, और चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो -L से +L तक होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से +L तक होता है। मतलब जो भी दिगंशी क्वांटम संख्या का मान होगा उसके माइनस से उसके प्लस तक होता है। जैसे दिगंशी क्वांटम संख्या का मान माना कि 2 है, L का मान 2 है, तो मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान है वो होगा -2 से +2 तक। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो -L से +L तक होता है। जो भी L का मान होता है उसके प्लस से उसके माइनस तक होता है, और कुल मान होते हैं इसके 2l+1। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसके टोटल मानों की संख्या कितनी होती है? 2l+1। चुंबकीय क्वांटम संख्या के टोटल मानों की संख्या कितनी होती है? 2l+1 होती है। अब किसके बारे में जानकारी देती है चुंबकीय क्वांटम संख्या? ये किसी कक्षक के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। अभी 2019 में ये क्वेश्चन अपने से पूछा था जेट में कि त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या जानकारी देती है, तो वो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी कक्षक के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में जानकारी अपने को देती है। तो ये तो इसकी जनरल बात हुई, खोज की थी किसने? मान -L से +L तक जानकारी किसी कक्षक के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में देती है। कुल मान होते हैं 2l+1। अब माना कि L का मान है 0, दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान क्या है? 0। और L का मान 0 आप जानते हैं S कक्षक के लिए होता है। अपने बताया था कि S कक्षक के लिए L का मान +1, P कक्षक के लिए S कक्षक के लिए L का मान 0, P कक्षक के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। 0 S 1 2 3 SPDF बताया था। तो 0 L का मान 0 किसके है? S कक्षक के लिए है। अब जब L का मान 0 तो M के मान क्या होते हैं? -L से +L तक। लेकिन M का मान तो L का मान तो 0 है, और 0 कभी प्लस माइनस में होती नहीं है। तो L का मान 0 है तो M का मान भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी 0। तो सीधी बात, एक बात ध्यान रख सकते हैं, चाहे कोई सा भी S कक्षक हो, किसी भी S कक्षक के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या मतलब L और M दोनों का मान 0 होता है। चाहे कोई सा भी S कक्षक हो, किसी भी S कक्षक के लिए L और M का मान हमेशा 0 होता है। मतलब L का मान 0 है तो M का मान 0 होगा ही होगा। L का मान 0 तो M का मान भी 0 ही होगा। ये इसमें कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन क्या आती है इसमें? यदि L बराबर कितना हो? 1। L बराबर 1 कौन से कक्षक के लिए होता है? P कक्षक के लिए। L बराबर 1 P कक्षक के लिए होता है। तो M के मान क्या होंगे? M के मान कहां से कहां तक होते हैं? -L से +L तक। L का मान 1 है इसलिए -1 से +1 तक होंगे। कुल मान कितने होंगे? कुल मान 3 होंगे, क्योंकि 2l+1 होता है। L का मान 1, 2 × 1 + 1 3। तो कुल मान कितने होंगे? 3 होंगे। M के टोटल मान 3 होंगे। कब? जब L का मान 1 है। तो M के जो L का मान 1 है तो M के मान कहां से होंगे? -L से +L, मतलब -1 से
प्लस 1, टोटल मान कितने होंगे 3। अब P में 3 कक्षक होते हैं, P में 3 कक्षक होते हैं, और वो 3 कक्षक कौन कौन से होते हैं? Px, Py और Pz। उससे पहले ये 3 जो मान होंगे वो कौन कौन से होंगे, अपन एक बार वो देखते हैं। तो m के मान, तो एक तो -1, 0 और +1। -1 से +1 होते हैं, तो -1, 0 और +1, ये 3 मान होंगे m के, -1, 0 और +1। अब P में 3 कक्षक होते हैं, उन 3 कक्षक के लिए 3 मान है। P में 3 कक्षक होते हैं, और वो 3 कक्षक कौन कौन से हैं? Px, Py और Pz। Px, Py और Pz, ये 3 कक्षक है। इन 3 कक्षक के लिए ही ये 3 मान है। इनमें से कौन सा मान किस कक्षक के लिए होगा वो अपने को ध्यान रखना है। तो एक चीज तो अपन हमेशा ऐसा कर सकते हैं कि बीच में जो 0 है, 0 को हम लास्ट में ले जाते हैं। 0 लास्ट वाले कक्षक के लिए होती है, और बाकी जो 2 बचे मान है एज इट इज हम नीचे ले आते हैं, लगातार वो मान कक्षकों के लिए हो जाते हैं। 0 को लास्ट में ले जाओ, बचे हुए एज इट इज लिख दो, वही मान हो जाते हैं उन कक्षकों के लिए। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है 0 को लास्ट में ले जाओ। जनरली अपन देखते हैं 0 को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? ZERO। जेड आ रहा 0 की स्पेलिंग में, तो आप ये ध्यान रखने के लिए बता रहे हैं कि जिसमें भी जेड आएगा किसी कक्षक में, उसके लिए m का मान 0 होगा। जिस कक्षक में जेड आएगा उसके लिए m का मान 0 होगा। तो यहां पर m के जो मान होंगे, तो 0 को आप लास्ट में ले जाए, बीच में रहती है 0, लास्ट में ले जाए 0। फिर ये इसके Py के लिए +1 और Px के लिए m का मान -1। तो ये P में 3 कक्षक होते हैं, उसके लिए 3 मान होते हैं m के। Px के लिए -1, Py के लिए +1, Pz के लिए 0। तो जब भी Px होगा m का मान -1, Py होगा +1, Pz होगा 0। तो बीच में रहती है 0, 0 को उठा के लास्ट में ले जाओ, बचे हुए कक्षकों में उनके मान एज इट इज लिख देते हैं। तो इस तरीके से अपने पास m के मान आ जाते हैं P कक्षक के लिए। तो यदि L का मान 1 है तो P कक्षक के लिए होता है, m के मान कहां से होंगे? -1 से +1 तक, टोटल मान 3 होंगे। m के मान कौन कौन से होंगे? वो -1, 0 और +1। P में 3 कक्षक होते हैं, Px, Py, Pz। 0 को उठा के लास्ट में ले जाते हैं, बचे हुए मान लिख देते हैं। तो Px के लिए -1, Py के लिए +1, Pz के लिए 0। तीसरी कंडीशन इसमें हमारे पास बनती है L का मान कितना हो? 2। यदि L का मान 2 है, L का मान 2 कौन से कक्षक के लिए होता है? D कक्षक के लिए होता है। L का मान 2 D कक्षक के लिए होता है। तो M के मान कितने होंगे? -2 से +2 तक। M के मान कौन से होंगे? -2 से +2 तक। टोटल मान कितने हो जाएंगे? 5। तो D कक्षक के लिए 5 होते हैं। L बराबर 2 है, जो कि D कक्षक के लिए होता है। तो M के मान क्या होंगे? -2 से +2 तक, क्योंकि -L से +L तक होते हैं। तो कुल मान कितने हो जाएंगे इसके? 5। और ये जो 5 मान होंगे, ये कौन कौन से होंगे? -2, -1, 0, +1 और +2। या इनको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 +-1 +-2। तो m के जो 5 मान हैं, वो 5 मान कौन कौन से होंगे? -2, -1, 0, +1 और +2। अब D में कक्षक होते हैं 5। D में 5 कक्षक होते हैं, और वो 5 कक्षक कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। D में ये 5 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। इसके लिए ये 5 मान होते हैं 5 कक्षकों के लिए। मैंने आपको बोला था 0 को बीच में जो रहती है उसको उठा के लास्ट में ले जाओ।
जीरो को लास्ट में ले जाओ, बचे हुए मान एज इट इज लिख देते हैं, तो जीरो चली जाएगी लास्ट में, तो एम का मान जेड स्क्वायर के लिए जीरो, तो ये एम के मान हुए, इनके जो मान रहेंगे जीरो लास्ट में चली गई, तो डी जेड स्क्वायर के लिए एम का मान जीरो, बाकी जो चार कक्षक बचे चार ही मान रखे, बचे अपन नीचे उतार देंगे, ये +2 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए +2, डी जेड एक्स के लिए +1, डी वाई जेड के लिए -1 और डी एक्स वाई के लिए -2। तो ये पांच मान इन पांच कक्षों के लिए हो गए, डी एक्स वाई के लिए -2, डी वाई जेड के लिए -1, डी जेड एक्स के लिए +1, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए +2 और डी जेड स्क्वायर के लिए 0 मान होता है। ये L बराबर 2 की कंडीशन हो गई। अब तीसरा चौथा केस हमारे पास इसमें आता है कि यदि L का मान कितना हो 3, L का मान 3 होता है किसके लिए, F कक्षक के लिए, L का मान 3 F कक्षक के लिए होता है। M के मान क्या होंगे, -3 से +3 तक, M के मान क्या होंगे, -3 से +3 तक, टोटल मान कितने होंगे 7। L बराबर 3 है तो M के मान -3 से +3 तक, टोटल मान कितने होंगे 7। तो वो जो मान होंगे वो कौन से होंगे, -3 से स्टार्ट हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 और +-3। F कक्षकों की आकृति जटिल होती है इसलिए उनको इस तरीके से थोड़ा बनाया नहीं जाता है, तो यहां तक इसमें अपन ध्यान रखते हैं। तो L का मान यदि 3 है जो कि F कक्षक के लिए होता है, तो M के मान कितने होंगे, -3 से +3 तक, टोटल मान कितने होंगे 7। तो M के मान जो होंगे वो 7 मान कौन कौन से होंगे, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इनको शॉर्ट में लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 और +-3। इस तरीके से हमारे पास ये क्वांटम संख्या होती है, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथी क्वांटम संख्या की हम बात करेंगे तो वो होती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को हम S से लिखते हैं, स्मॉल s, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या S से लिखते हैं। तो इसकी खोज की थी चक्रण क्वांटम संख्या की एलन बैक मिडरोड ने। चक्रण क्वांटम संख्या की खोज की थी एलन बैक मिडरोड ने, इसकी खोज की थी। इसके जो मान होते हैं, तो जानकारी एक बार पहले कर देते अपन। जानकारी किस बारे में देती है, तो कक्षक में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन के घूर्णन या चक्रण की दिशा के बारे में जानकारी देती है। किस बारे में जानकारी देती है, खोज की थी एलन बैक मिडरोड ने, जानकारी देती है इलेक्ट्रॉन के घूर्णन या चक्रण की दिशा के बारे में। इसके जो मान होते हैं चक्रण क्वांटम संख्या के, S बराबर ±1/2, मतलब +1/2 या -1/2। S के मान होते हैं +-1/2, मतलब या तो +1/2 होगा या तो -1/2 होगा। अब कौन सा मान कैसे होगा, तो दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए S बराबर +1/2 होता है, जिसे अपन तीर के द्वारा ऊपर की तरफ दिशा से दर्शाते हैं। तो दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान S बराबर +1/2 होता है, और वामावर्त घूर्णन के लिए, वामावर्त घूर्णन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान
-1/2 होता है, जिसे हम नीचे की ओर एरो साइन से दर्शाते हैं। इस तरीके से 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं अपने पास। चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को अपन स्मॉल एस से दर्शाते हैं। इसकी खोज की थी एलन बैक मिडरोड ने। जानकारी देती है किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के घूर्णन या चक्रण की दिशा के बारे में। इसके मान होते हैं s बराबर +1/2 या -1/2। तो दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए इसका मान +1/2 होता है और वामावर्त घूर्णन के लिए इसका मान -1/2 होता है। किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी कक्षक में नहीं पाए जाते हैं। तो ये थी 4 क्वांटम संख्याएं। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है क्वांटम संख्याओं पर, उसके बारे में अपन बात करेंगे। 3-4 तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो अपन इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि कौन सी क्वांटम संख्या किस बारे में जानकारी देती है, वो अपन ने हर एक में बताया और एक बार शॉर्ट में अपन बता देते हैं। देखिए अपने पास 4 चीज होते हैं किसी परमाणु के अंदर। कोश होता है जो कि इसका सबसे बड़ा पार्ट है। कोश के अंदर होते हैं उपकोश, उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक और कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। कोश मतलब एन का मान पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। उपकोश का मतलब होता है SPDF, ये उपकोश कहलाते हैं। उपकोश का मतलब SPDF, ये उपकोश कहलाते हैं। कक्षक का मतलब होता है जैसे P में 3 कक्षक हैं, S में तो एक ही कक्षक होता है तो उसका तो कोई ज्यादा रोल नहीं। P में 3 है, PX, PY, PZ, तो वो कक्षक है। D में 5 है, DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2। इसी तरीके से F में 7 कक्षक होते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोश का होता है आकार, कोश का आकार, उपकोश की होती है आकृति, उपकोश की आकृति, और कक्षक का होता है अभिविन्यास, और इलेक्ट्रॉन की होती है घूर्णन या चक्रण की दिशा। घूर्णन या चक्रण की दिशा, कौन सी दिशा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो कोश के आकार के बारे में मुख्य क्वांटम संख्या जानकारी देती है। कोश के आकार के बारे में मुख्य क्वांटम संख्या जानकारी देती है। उपकोश की आकृति के बारे में द्विगंशी क्वांटम संख्या जानकारी देती है। उपकोश की आकृति के बारे में द्विगंशी क्वांटम संख्या जानकारी देती है। कक्षक के अभिविन्यास के बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या जानकारी देती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जानकारी देती है अभिविन्यास के बारे में, और घूर्णन या चक्रण की दिशा के बारे में चक्रण क्वांटम संख्या जानकारी देती है। तो एक क्वेश्चन तो आपके पास जानकारी का होता है। कोश के आकार के बारे में मुख्य क्वांटम संख्या जानकारी देती है। उपकोश की आकृति के बारे में द्विगंशी क्वांटम संख्या जानकारी देती है। कक्षक के अभिविन्यास के बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन या चक्रण की दिशा के बारे में चक्रण क्वांटम संख्या जानकारी देती है। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास यहां पर हो सकता है। अगला क्या क्वेश्चन होता है, वो आपको कोई एक कक्षक देगा, उस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए या उस कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान आपसे पूछता है। जैसे कि आपको बोले वो कि 3dx2 y2, ये कोई कक्षक है। 3dx2 y2 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। 3dx2 y2 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। तो क्या मान होगा, n मुख्य क्वांटम संख्या, l द्विगंशी क्वांटम संख्या, m चुंबकीय क्वांटम संख्या और s चक्रण क्वांटम संख्या। चलिए कैसे अपन ये मान निकालेंगे। n का मान जो होता है वो
सबसे आगे जो संख्या लिखी होती है वो n का मान होता है। जो सबसे आगे जो संख्या लिखी होती है वो n का मान होता है। तो n का मान कितना हुआ यहाँ पर 3। आगे संख्या लिखी होती है n का मान होता है, n का मान हुआ 3। l के जो मान है वो हम निकालते हैं s p d f से। s के लिए l का मान 0, p के लिए l का मान 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ पर कौन है d के लिए 2, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो l का मान 2 होगा d कक्षक के लिए। m का जो मान है वो हम xy के हिसाब से निकालते हैं। p में आपको पता है 3 होते हैं, क्योंकि m के मान जो l का मान होता है उसके माइनस से प्लस के बीच में होते हैं। तो l का मान 2 है, तो m का मान -2 से +2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अब मैंने आपको बात बता दी, d में 5 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2 y2 और dz2। उसके लिए मान थे 5, -2, -1, 0, +1, +2। तो मैंने बोला 0 को लास्ट में ले जाओ, तो लास्ट में तो 0 ले गए, लास्ट में होगा ना dz2। तो z2 के लिए तो m का मान 0 बच्चे, उनके लिए मान को नीचे अपन लिख देते हैं। तो dxy के लिए -2, dyz के लिए -1, dzx के लिए +1 और dx2 y2 के लिए +2। तो m का मान होगा यहाँ पर +2। अब s का मान, यहाँ पर हमें कोई दिशा नहीं दिखा रखी, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। s का मान या तो +1/2 होता है या तो -1/2 होता है। कुछ नहीं दिखा रखा हमें, तो हम कुछ भी इसमें +-1/2 लिखेंगे। मतलब या तो +1/2 या तो -1/2। +-1/2 ऑप्शन में नहीं है तो +1/2 ज्यादा सही आंसर रहेगा। +1/2 ज्यादा सही रहता है। जैसे एक बार आईसीआर में क्वेश्चन पूछा था कि 4s कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। 4s कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना, उसी तरीके से n, l, m और s। आगे संख्या लिखी होती है वो मान होता है n का। n का मान कितना हो गया 4, n का मान 4। l का मान s के लिए l का मान 0, सुपर। s के लिए l का मान 0। मैंने आपको बताया था चुंबकीय क्वांटम संख्या में m का मान -l से +l होता है, तो यहाँ पर 0 है तो m भी 0 होगा। मतलब s कक्षक के लिए l और m दोनों का मान 0 होता है। तो l का मान 0 तो m का मान भी 0 होगा। l का मान 0 तो m का मान भी 0 होगा। s का मान दिशा का पता ही नहीं है, तो +-1/2। इस तरीके से अपन कक्षक अपने को दे रखा है तो क्वांटम संख्याओं का मान हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे इन चीजों को। ओके, अभी उल्टा देते हैं आपको क्वेश्चन कि आपको क्वांटम संख्याओं के मान दे दे और कक्षक निकालना हो। क्वांटम संख्याओं के मान दे दे और कक्षक निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे। जैसे वो आपको बोले कि दी गई क्वांटम संख्याओं का मान निम्न में से किस कक्षक के लिए सही होगा। दी गई क्वांटम संख्याओं का मान निम्न में से किस कक्षक के लिए सही होगा। और मान आपको n का मान 5 दे दिया, l का मान 1, m का मान 0 और इसका मान +1/2 दे दिया आपको s का मान। तो ये मान दिया आपको, n का मान 5, l का मान 1, m का मान 0 और s का मान +1/2, तो किस कक्षक के लिए होगा। तो वो कक्षक अपन निकालें तो सबसे पहले n का मान उठा के लिख देंगे हम। जो भी n का मान है वो लिख देंगे। n का मान दिया है 5, हमने लिख दिया 5। फिर l का मान 1, l का मान 1 कौन से कक्षक के लिए होता है, p कक्षक के लिए। आपको पता है s कक्षक के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो l का मान 1 है, l का मान 1 p कक्षक के लिए होता है। अब p में कक्षक होते हैं 3, px, py, pz। 0 किसकी रहती है, z की। 0 को लास्ट में ले जाते हैं तो pz के लिए m का मान 0, x के लिए -1 और y के लिए +1। तो m का मान 0, 0 किसके लिए, z के लिए। तो ये हो गया pz। डायरेक्शन उसके ऊपर की ओर है, क्लॉकवाइज रोटेशन है मतलब। तो कक्षक अपने से पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा 5pz। तो क्या करेंगे आप, n का मान लिख देंगे।
एल का मान जो भी है उसके हिसाब से एस पी डी एफ लिखेंगे और एक्स वाई जेड के हिसाब से उसमें और नीचे वो चीजें लगाएंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाता है। ये एक प्रकार का क्वेश्चन हुआ। अगले प्रकार का क्वेश्चन आपके पास जो आता है कि क्वांटम संख्याओं के कुछ सेट बना देता, समूह बना देता है, पूछता है कौन सा सेट सही है या तर्क संगत है या तर्क संगत नहीं है, मतलब सही है या सही नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए आपको पहले तो 3 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 3 पॉइंट वो क्या है कि एक तो n का मान कभी शून्य नहीं होता है, n का मान कभी शून्य नहीं होता है। पहली बात हमेशा ध्यान रखोगे कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n, उसका मान कभी 0 नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। दूसरी बात l का मान सदैव n से छोटा होता है। तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, क्योंकि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसका मान 0 से n-1 तक होता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान कहां से कहां तक होते हैं? 0 से n-1 तक होते हैं। तो l द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान n मुख्य क्वांटम संख्या से हमेशा कम होता है, कुछ भी हो कम होगा, बराबर भी नहीं होगा। तो n का मान कभी 0 नहीं होगा और द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान हमेशा n से छोटा होता है, मतलब बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि इसके मान कहां से कहां होता है? l के मान 0 से n-1 तक। और तीसरा पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखने का है कि m का मान कभी l से बड़ा नहीं होता, बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि m बराबर क्या होता है? -l से +l तक। 3 पॉइंट हमको ध्यान रखने के, n का मान कभी शून्य नहीं होगा, l का मान हमेशा n से छोटा होता है 0 से n-1 तक, और m का मान कभी भी l से बड़ा नहीं होगा, या तो कम होगा या बराबर तक हो सकता है। उसमें अपने को चिन्ह नहीं देखना, सिर्फ संख्या देखनी है, क्योंकि m का मान -l से +l तक होता है। अब बात करते हैं कि क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट सही नहीं होगा या गलत सेट अपने को उसमें पता करना है। क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट सही नहीं होगा या कौन सा सेट गलत होगा, तर्क संगत नहीं होगा, उसकी बात अपन करेंगे। उसने अपने को जैसे 4 ऑप्शन दे दिए। पहले ऑप्शन में आपको दिया 4 2 -1 +1, दूसरे में 2 0 0 -1/2, तीसरे में जैसे आपको उसने दे दिया 3 1 +2 -1/2, चौथा ऑप्शन 5 3 -1 और -1/2। गलत सेट अपने को यहां पर पता करना है। उसके लिए अपने को 3 पॉइंट ध्यान रखना है कि n का मान 0 नहीं होगा, l का मान हमेशा छोटा होगा n से, m का मान कभी l से बड़ा नहीं होगा, बराबर तक हो सकता है। इसके आधार पर अपन काम करेंगे। n का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो। n का मान 4 है, सही है। l का मान 2 है, जो इससे छोटा है। m का मान या तो इससे कम या बराबर होना चाहिए, जो कम है। s का मान या तो +1/2 या तो -1/2। पहला ऑप्शन हमारे पास सही है। दूसरे में हम देख रहे हैं n का मान 2, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, बिल्कुल सही है। l का मान 0, इससे कम है, कुछ भी हो कम होना चाहिए, इसके बराबर तो हो सकता है, तो 0 है, सही है। s का मान या तो +1/2 या तो -1/2, यहां तक ठीक है। मतलब ये 2 ऑप्शन सही हो गए।
तीसरे ऑप्शन में बात करें एन का मान 3 सही है, 0 नहीं होना चाहिए। एल का मान 1 ये भी सही है, इससे कम है। एम का मान 2, एम का मान एल से ज्यादा हो गया, एल का मान 1 है, एम का मान 2। एल का मान एम से बड़ा, एम का मान एल से बड़ा नहीं होना चाहिए, एम का मान एल से बड़ा हो गया क्योंकि एम का मान क्या था -1 से +1, तो होना चाहिए था -1 से +1 तक, यहाँ पर हो गया +2, तो 1 से ज्यादा हो गए तो ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए एम का मान, तो ये आंसर आपका गलत हो गया जो कि ऑप्शन के हिसाब से सही है, तो ये गलत सेट हो गया। बाकी इसमें इस तरीके से अपन देख सकते हैं इन 3 पॉइंट के हिसाब से कि सेट गलत है कि सेट सही है। या तीसरा आंसर हमारे पास हो गया क्योंकि इसमें एम का मान एल से ज्यादा हो गया। फिर अगला प्रकार का इसमें सही सेट की बात कर ले, सही सेट कौन सा होगा? तो सही सेट की अपन जैसे बात करें वो आपको बोले एन का मान 3, एल का मान 1, एम का मान +1, एस का मान +3/2। दूसरे ऑप्शन में एन का मान 0, एल का मान 0, एम का मान भी 0, एस का मान -1/2। तीसरे ऑप्शन में हमारे पास एन का मान 4, एल का मान 2, एम का मान -2 +1/2। और चौथा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है एम का मान 5, एल का मान उसने हमें दे दिया जैसे 1 और एम का मान -2 -1/2। ये 4 ऑप्शन दे दिए। गलत सही सेट अपने से पूछ रहा है। एल का मान 3 है, सही बात है यहां तक। एल का मान 1 ये भी सही है, इससे कम है। एम का मान भी 1 बराबर है, लेकिन एस का मान हो गया +3/2। तो एस का मान या तो -1/2 होता है या तो +1/2 होता है, तो ये सेट तो गलत हो गया, +3/2 नहीं होगा। एस का मान या तो +1/2 या तो -1/2। अच्छा, एन का मान कभी 0 नहीं होता है, तो ये भी खत्म, एन का मान 0 नहीं होता। एन का मान 4 सही है, एल का मान 2 कम है, एम का मान 2 बराबर तक है, सही चल रहा है, +1/2। तो ये सही सेट हो गया। यहाँ पर एम का मान इससे ज्यादा हो गया तो ये भी गलत हो गया। इस तरीके से अपन ये चीजें देख सकते हैं।